गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्कोर बूस्टर सीरीज में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे, जो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइम पे प्लानिंग बनती थी हर 5-5 साल में, और कभी कभी प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लानिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इम्परेटिव प्लानिंग और एक होती है इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्परेटिव प्लानिंग में बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होता और सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट्स में और किस रीजन में प्रोड्यूस करना है। तो जैसे मान लीजिए चाय बनाने की बात हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको वहाँ बताएगी सबसे पहले आप पानी गर्म करिए, फिर उसमें जो है आप दूध डालिए, फिर उसमें आप शुगर डालिए, फिर चाय पत्ती डालिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर चीज़ डिसाइड करेगी वहाँ पे। तो ये हो गया। और जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास होगा? स्टेट के पास होगा। और ये एक टाइप का सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही हर चीज़ कंट्रोल कर रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लिया जाएगा। और जैसे इस टाइप के प्लान सोवियत यूनियन और जो प्री रिफॉर्म चाइना, आप देखेंगे जब रिफॉर्म से पहले चाइना में वहाँ पे इम्परेटिव प्लानिंग की जाती थी। और इंडिकेटिव प्लानिंग जैसा कि नाम से सजेस्ट कर रहा है, इंडिकेटिव मीन्स आप इंडिकेट कर रहे हो। तो इस प्लानिंग में जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली एक इंडिकेशन देती है कि हाँ, जैसे बता दी गवर्नमेंट ने कि हमको 8% का जीडीपी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। तो वो ऐसी स्कीम लाएगी कि जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर भी हैं वो भी उस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो ये हो गया आपका इंडिकेटिव प्लानिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इम्परेटिव प्लानिंग है, ये एक तरह से कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और जो इंडिकेटिव प्लानिंग है ये सोशलिज्म, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और हाँ, इंडिकेटिव प्लानिंग में गवर्नमेंट क्या करेगी कि हर किसी को वेलफेयर मिल सके, हर किसी को पॉलिसी का बेनिफिट मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज भी लाएगी ताकि उनका वेलफेयर किया जा सके, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड किया जा सके। अब 5 ईयर प्लानिंग की बात नहीं, इंडिकेटिव जो प्लानिंग है ये आपका, ये जब हमारा लिबरलाइजेशन से पहले 1991 में आपने पढ़ा होगा कि हमारा एलपीजी रिफॉर्म आया, उससे पहले इसको इंडिया फॉलो करता था इंडिकेटिव प्लानिंग को। और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में ये प्लानिंग फॉलो होता था। 5 ईयर प्लानिंग की बात करें तो बेसिकली ये सेंट्रलाइज एक इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम है। जैसे आपका घर है तो घर के जो मुखिया होते हैं वो प्लान बनाते हैं। इवन तो आप ही हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हो कि हाँ, 1 साल में मुझे इतना करना है, तो एक तरह से आपकी क्या हो गई? प्लानिंग हो गई। और यही जब प्लान आप पूरे घर के लिए बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम हो जाएगा। तो यही यहाँ कंट्री के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली पूरे कंट्री के लिए एक प्लान बना रही है 5 साल के लिए, जहाँ पे ग्रोथ को और डेवलपमेंट को टारगेट किया जाता है। अब देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में दो अंतर है। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ बेसिकली बताता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या है, और जो हमारा डेवलपमेंट बताता है कि जीडीपी जीडीपी हमारा ग्रोथ क्या है, प्लस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या वेलफेयर डेवलपमेंट है लोगों का, वो भी हो रहा है कि नहीं साथ साथ में। पता चला जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन लोगों के पास जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका अगर जीडीपी कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्रोडक्शन से संबंधित हो गया कि आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग चीज़ हैं। और ग्रोथ ये गारंटी नहीं करता कि डेवलपमेंट भी किसी कंट्री का हो रहा है। हाँ, जरूर एक एक फैक्टर है ग्रोथ डेवलपमेंट का, लेकिन ये दोनों क्या है? एनालॉगी नहीं, मतलब सिमिलर नहीं है। प्लानिंग कमीशन इंडिया में प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। इसको हेड करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और और इसने अपना फंक्शन 1951 से जो है प्लानिंग कमीशन काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो हमारा पहला प्लानिंग था ना वो 1951 से लेके 19
आपका देखेंगे 56 तक था, ठीक है। और हमारा जो प्लानिंग कमीशन का पूरा प्लानिंग तरीका था, इसको हमने सोवियत यूनियन से बोरो किया था, तो वहाँ पे जो मॉडल फॉलो होता था उसी मॉडल को इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया गया। और टोटल 12 प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए इंडिया में 1951 से 2017 तक। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के द्वारा 2015 में रिप्लेस कर दिया गया। फर्स्ट प्लानिंग जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, इसका ड्यूरेशन 1951 से 56 तक था, क्योंकि उस टाइम पे कंट्री जो है हमारे यहाँ जो है फूड ग्रेन्स की कमी थी और हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। तो हमारा जो पहला प्लानिंग कमीशन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें हमने हैरेट डोमर मॉडल अडॉप्ट किया और इस मॉडल के तहत हमने फोकस किया एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स, ताकि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे वो रिड्यूस होगी। और जैसे अगर कुछ डैम की बात करें, जैसे भाखड़ा नागल डैम, ये भाखड़ा नागल डैम आपका सतलुज रिवर पे स्थित है और सतलुज रिवर पे आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। दामोदर वैली, ये दामोदर रिवर पे बनी है। दामोदर रिवर जो झारखंड से वेस्ट बंगाल फ्लो होती है, इसको दामोदर रिवर को आपको वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोलते हैं, सारो ऑफ बंगाल, सारो ऑफ वेस्ट बंगाल भी बोलिए। हीराकुंड वैली, ये महानदी बना है उड़ीसा में। इनका बेसिकली इनका बनाने का पर्पज क्या है, ताकि जो भी फ्लड्स आ रहे हैं वो उनको कंट्रोल किया जा सके, वाटर का सही यूटिलाइजेशन किया जा सके, ताकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सके। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2.1% का टारगेट रखा गया था ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का, लेकिन अचीव हुआ 3.6%। और इसी टाइम पीरियड पे एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1952 में, ये आप याद रखिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये पीसी महालनोबिस, इनको बोलते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसका हेड क्वार्टर जो है कोलकाता है। कोलकाता आप जानते हैं कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ये जो मॉडल अगर आप सेकंड 5 ईयर प्लान बात करें तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था और इसमें इंडस्ट्रियल जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इन पे फोकस किया गया। और एक एम था कि एक सोशलिस्ट हम पैटर्न सोसाइटी बनाए इंडिया में, जहाँ पे हर किसी के लिए बेसिक चीज़ों की मुहैया कराई जाए। जो सोसाइटी के डाउन ट्रोडन पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, फैमिली है, उनको हर चीज़ की उपलब्धता कराई जाए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील प्लांट एट भिलाई, भिलाई आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़। और ये सोवियत यूनियन की सहायता से स्टील प्लांट को भिलाई में स्थापित किया गया। उसी प्रकार दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से जो है स्टील प्लांट बनाया गया। राउरकेला आपका ये वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और यहाँ पे जो है जर्मनी की सहायता से स्टील प्लांट बनाया गया। और इसका मेन यही टारगेट था कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्सिट्यूट कैसे किया जाए। जब हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो जो चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट है वो यही इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेंगे। जब यही इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेंगी तो हम सेल्फ हमारी जो है सब्सिस्टेंसी आ जाएगी, हम मतलब जितना खाएंगे उतना हम प्रोड्यूस करने लगेंगे, तो हमको बाहर से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1956 में LIC लाइफ इंश्योरेंस जो है कंपनी, इसकी स्थापना हुई। और इसका बेसिकली यही टारगेट था लाइफ इंश्योरेंस का कि जो लोग हैं इंडियन उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए और उनमें एक हैबिट प्रोवाइड की जाए, डेवलप की जाए, ताकि वो सेविंग को प्रमोट किया जा सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ये 1956 में आया था। इस एक्ट के तहत जो हायर एजुकेशन है इंडिया में उसको रेगुलेट किया गया कि वहाँ पे कैसी शिक्षा होगी। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 का ड्यूरेशन था। इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे फोकस किया गया। आप देख रहे होंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में केवल एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया और सेकंड 5 ईयर प्लान में आपका हैवी इंडस्ट्री, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान में दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी कि दोनों सेक्टर क्योंकि इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए,
इसलिए यहाँ पे एक बैलेंस ग्रोथ का अप्रोच अपनाया गया। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट जो है बनाया गया, जो कि झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट, और ये बनाया गया आपका सोवियत यूनियन की हेल्प से। 1966 से लेके 1969 तक जो है प्लान हॉलीडे हो गया। देखिए 1961 से 66 तक इसका थर्ड 5 ईयर प्लान था। जैसे ये खत्म हुआ, फोर्थ 5 ईयर प्लान आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ था, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का, और ड्रॉट एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी थी कि जिसके कारण प्लान को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। PL 480 एक ये प्लान था, पब्लिक लॉ 480, ये 1954 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस प्लान को, प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, और जिसका बेसिकली टारगेट यही था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे फूड शॉर्टेज है, उनको फूड ग्रेन्स की मुहैया कराई जाए, और ये फूड फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत आता था। और इसी फूड ग्रेन को, इसी के तहत हम लोग फूड ग्रेन अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 के बीच का ये है। ये गड़गिर फार्मूला पे बेस है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसको स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस से किया जाए ग्रोथ, यानी हमारे कंट्री में स्टेबिलिटी रहे, और जो लोगों में सेल्फ रिलायंस है, जो हमारी डिपेंडेंसी है, वो कम हो दूसरे देशों से। इस टाइम पे कुछ मेजर इवेंट्स हैं। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया ताकि जो कंट्री में फूड ग्रेन्स को बढ़ावा दिया जा सके। अब 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई ताकि हम इस साइंटिफिक सेक्टर में भी काम कर पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ 1971 में। एक ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज है इन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, तो उसको भी डील किया जा सके, एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया जा सके। ये स्कीम आपकी 1973 में स्टार्ट की गई थी। और फिर 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन 1974 से 1978 तक था, और इस टाइम पे फोकस ये किया गया कि जो कंट्री है इसमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन किया जाए, ताकि लोगों के पास जब अच्छी आमदनी होने लगेगी तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए जब चुनाव हो रहा था उस समय जो नेता लोग भाषण दे रहे थे, उसमें इंदिरा गांधी जी का स्लोगन था कि गरीबी हटाओ। उनका पूरा फोकस था कि कैसे करके पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इनिशिएट किया गया स्टार्टिंग 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारी हिस्ट्री में। 18 मई 1974 को, 1800 नहीं 1974, 18 मई 1974 को न्यूक्लियर टेस्ट किया गया पोखरण राजस्थान में, और इसको जो है बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर में इस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया, और इसको जो गाइडेंस थे होमी जहांगीर भाभा थे। और इसमें इस न्यूक्लियर टेस्ट का जो बॉम्ब था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और इसमें जो प्लूटोनियम 239 फ्यूल यूज हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए 18 मई को आप पढ़े भी होंगे, 18 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1975 का है। 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1975-76 में। आपको एग्जैक्ट अगर डेट नहीं पता भी है ना, तब भी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ फिर तो 5 ईयर प्लान में ये चीज़ें हुई थी। लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट वाला तो आपको एग्जैक्ट डेट के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका एम था कि जो सोसाइटी है उसमें सभी को बेसिक जो सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, वाटर, क्लोथिंग, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। 1978 में इस प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और उसके बाद रोलिंग प्लान स्टार्ट किया गया, यानी मोरारजी देसाई ने इस प्लान को जो डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद उनका कहना था कि हमको एनुअल प्लान पे फोकस करना चाहिए, मतलब हर साल प्लान बनाओ नए तरीके से, और उसमें चेंजेस करते रहो एज पर दी सिचुएशन रिक्वायरमेंट्स। जैसे आप ही प्लान बनाते हो पढ़ने का, तो सबसे अच्छा टारगेट यही होता है कि वीकली बनाइए, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, हर वीक में सिचुएशन चेंज हो रही है, तो आप प्लान में मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। रोलिंग प्लान 1978 से 1980, इस ड्यूरेशन पे बेसिकली हर साल प्लान बनते थे। अब ईयर के बीच में भी उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए जाते थे एज पर दी सिचुएशन। रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट गुन्नार मिडाल ने दिया था, और ये जनता पार्टी गवर्नमेंट जो कि ये मोरारजी देसाई जी लीड कर रहे थे,
इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये फ्लेक्सिबल प्लानिंग को, क्योंकि चेंजेस आप कर पा रहे हैं, तो ये फ्लेक्सिबल प्लानिंग को इंडिकेट करेगा। और प्लान को रिव्यू किया जाता था, अपडेट किया जाता था एनुअली। तो अगर आप एनुअली चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब जो आपका टारगेट्स है और जो रिसोर्स एलोकेशन है हर मिनिस्ट्री को, वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो हो ही रहा था। 1980 के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो उसके बाद रोलिंग प्लान को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अगेन हम वापस 5 ईयर प्लान में आ गए। जो 5 ईयर प्लान है ये 1980 से 1985, इस टाइम पे फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था उसको कंट्रोल किया जा सके। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमिटी, नाबार्ड नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई 1982 में। और 6 बैंक का नेशनलाइजेशन अगेन हुआ 1980 में। 1979 में ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 1978 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम, और 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 इसका ड्यूरेशन था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे, जिनका बेसिकली फोकस ये था कि हमको टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट करना है और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें टेक्नोलॉजी का हमको यूज करना है। तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए अपनी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। इन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम पे फोकस किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे ध्यान दिया ताकि हमारी इकोनॉमी एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन सके। 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया और इसका मेन एम यही था कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो रूरल लोग पुअर लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है मुहैया कराया जाए। एनुअल प्लान 1990 से 1992, तो आप फिर देख रहे हैं फिर जो है 1990 के बाद प्लानिंग कमीशन आना है, 5 ईयर प्लान आना चाहिए था, लेकिन आपका क्या आ गया? एनुअल प्लान आ गया 1990 से 92। और ये जो 5 ईयर प्लान सस्पेंड हुआ इसका बेसिकली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था। जैसे आप ये सारे रीजन है इकोनॉमिक, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था और हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व था ये इतना कम बचा था ना कि सुनने मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कहीं कहीं पता चला होगा कि 2 हफ्ते का हमारे पास बना था, 2 हफ्ते का बचा था। और हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, महंगाई बढ़ गई थी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा घटने लगा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 5 ईयर प्लानिंग था उसको डिसकंटिन्यू करके एनुअल प्लान लॉन्च किया गया। और ये एक ट्रांजिशन फेस है इकोनॉमिक हिस्ट्री का, 1990 से 1992 का फेज पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म इसी टाइम पे तो आया था 1991 में। और उस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे और 1991 में एलपीजी रिफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था। और उस समय आप जानते होंगे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स होता है कि जो लाइसेंस राज था, मतलब अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपको करना है तो आपको लाइसेंस लेना है, उस चीज़ को रिड्यूस किया गया। गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस कर दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर भी खुल के काम कर सकते थे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल अब बढ़ गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। ग्लोबलाइजेशन, अपनी अभी तक इकोनॉमी क्या थी? क्लोज थी, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। हमारा हमेशा यही टारगेट था कि हम कितना कम से कम इंपोर्ट करें। तो लेकिन अब इकोनॉमी ओपन हो गई थी, अभी तक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वो हट के अब ओपन इकोनॉमी हो गई और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें होने लगी। और कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए, जैसे इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग किया गया, इंपोर्ट टैरिफ को कम किया गया, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन, जो फॉरेन एफडीआई और एफआईआई के रूप में पैसा आता है उसको प्रमोट किया गया, एनकरेज किया गया ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। देखिए, और हमारा एक तरह से शिफ्ट जो कंट्रोल इकोनॉमी थी उसको हम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गए। 5 ईयर प्लान 1992 से 97 के बीच आया। इसमें फोकस किया गया कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते होंगे, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इंडिया जो है इसका मेंबर बन गया। और नेशनल वोमेंस फंड ये बनाया गया 5 ईयर प्लान में, ताकि फीमेल्स जो हैं वुमेन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके, उनका भी एम्पावरमेंट हो। 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 का टाइम पीरियड है।
इसका थीम था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, मतलब ग्रोथ हो रहा है, अगर जीडीपी बढ़ रही है मीन्स प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो सोसाइटी है, जो इंडिविजुअल्स है, हर किसी में इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको फैसिलिटीज ना मिले, ऐसा ना हो कि कुछ फ्यू हैंड्स में वेल्थ का कंसंट्रेशन हो। डीबीएडी, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ा होगा ना, आर्टिकल 39, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि हमको फ्यू, मतलब गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी कि रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन फ्यू हैंड्स में ना हो। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 का ड्यूरेशन था। इसमें हमने टारगेट रखा था कि 8.1% हमारी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, और जो अचीवमेंट हुआ 7.6% का ही हुआ। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो पॉवर्टी रिडक्शन है ना, वो हर 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया है। और आप करंट सिचुएशन में भी देखिए ना, गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट पॉलिसीज लॉन्च की जाती हैं ताकि सोसाइटी में जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। इसमें एक टारगेट था 10th 5 ईयर प्लान में, इसको याद रखिएगा, कि जो पॉवर्टी थी उस टाइम पीरियड पे 2002 से 2007 तक, उसको हाफ रिड्यूस करना है, मतलब 50% रिड्यूस करना है, और एम्प्लॉयमेंट करीब 80 मिलियन पीपल को जनरेट करना है। ये टारगेट था 10th 5 ईयर प्लान का, और ये प्लान इनपुट एंड आउटपुट मॉडल पे बेस्ड था। 8th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 का ड्यूरेशन है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, आप जानते होंगे। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो 86th अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया था, जिसके तहत एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो इस लेकिन जो एक्ट है ये 2009 में आया, और इसका इफेक्ट में आया 2010 से। 11th 5 ईयर प्लान का जो थीम था ये था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और सी रंगराजन जी इस प्लान को गाइडेंस किए थे, और इसमें टारगेट किया गया था 9% ग्रोथ का, लेकिन हमको 8% ग्रोथ अचीवमेंट हुआ। 12th 5 ईयर प्लान ये लास्ट प्लान था, जो कि 2012 से 2017 इसका टाइम पीरियड था। इसका थीम फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इस इस प्लान को अप्रोच पेपर भी बोलते हैं। इसका एम था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे रोड्स, पावर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सब सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए। इसका गोल था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सभी गांव में प्रोवाइड की जाए, और इसने टारगेट किया कि 1 मिलियन जो हेक्टेयर्स हैं, 1 मिलियन हेक्टेयर लैंड को ग्रीन कवर, जो डिजर्टिफिकेशन लैंड है, जिसमें बंजर हो गई है जो लैंड, उसको ग्रीन लैंड में वापस लाना है, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके। ये टोटल हर साल टारगेट रखा है इन्होंने, 1 मिलियन हेक्टेयर लैंड। तो ये कुछ दोस्तों आपके 5 ईयर प्लान थे। इसमें एक चीज़ मैं भूल गया ऊपर, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने ये बोला था कि जो डैम्स हैं, डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सलेम सागो, जो कि बेसिकली क्या है, जैसे साबुन दाना जिसको आप लोग बोलते हैं, जो जब फास्टिंग रहते हैं लोग तो खाते हैं, तो सलेम सागो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये स्टार्च बेस्ड फूड प्रोडक्ट है, जिसको टैपियोका रूट्स, जो कसावा नहीं होता, कसावा से इसको प्राप्त किया जाता है, उसके जड़ से। जावा ऋषि भी इसको बोलते हैं लोकली इन तमिलनाडु में। ये देखेंगे तो आप देखे होंगे तो छोटे छोटे वाइट वाइट दिखते हैं, पर लाइक ग्लोब्यूल्स। इसका यूज सिर्फ खाने के लिए नहीं होता जो आप लोग फास्टिंग में खाते हैं, इसका फूड इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में एज अ बाइंडिंग एजेंट्स, जैसे आप वो गम का यूज करते हैं चिपकाने के लिए, उसी प्रकार इसको बाइंडिंग एजेंट के रूप में पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में बनाने में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो यानी इसका यूज ऐसा नहीं है केवल, अभी तक आप यही जानते हो कि सिर्फ खाने के लिए, खाने के अलावा भी इसका यूज होता है। ओटावा कन्वेंशन 1997 का एक कन्वेंशन है, जो कि इफेक्ट में आया 1999 में। ये एंटी पर्सोनल माइन बैन कन्वेंशन है। ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है जो माइन होते हैं उनका यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफ़र। ये माइंस मतलब जो लैंड माइंस होते हैं जो बिछाते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी दिल जले, उस मूवी में है ना वो लास्ट में
वो माइन बिछाते हैं, पैर पड़ने पे वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके इफेक्ट यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर को ये ट्रीटी बैन करती है। और ये सभी देशों के लिए ओपन है कि कोई भी देश इसको ज्वाइन कर सकता है, और उसका पीरियड जो है अनलिमिटेड ड्यूरेशन है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटी 10 साल के लिए इफेक्ट में रहेगी, 15 साल की रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इफेक्ट में है। इंडिया, चाइना, रसिया ओटावा कन्वेंशन को साइन नहीं किए हैं। केवल 33 सिग्नेटरी आपको इस कन्वेंशन में देखने को मिलेंगे। अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में साइन किया गया, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर से लिंक्ड है। इसको डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने इसको, इस डिक्लेरेशन को साइन करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने मीटिंग बुलाई अलमाता प्लेस पे, तो वहाँ पे जो डिक्लेरेशन साइन हुआ उसको अलमाता डिक्लेरेशन बोला जाने लगा। और इसका गोल है कि हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आपने पढ़ा होगा ना, भोरिया कमेटी जो 1948 में बनी थी, ये बेसिकली उसी को प्रमोट करती है। तलानोवा डायलॉग, ये ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे संबंधित है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कैसे हम पॉजिटिवली अचीव करें, क्योंकि जो डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम उस सैचुरेशन लेवल तक ना पहुँचे, अपने आप को कैसे रोकें, उसके लिए तलानोवा डायलॉग साइन किया गया। फिशिंग कैट, ये वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। ये फिशिंग कैट बेसिकली मछली को खाता है, और ये फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो कोस्टल इकोसिस्टम है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी दोनों जगह ये रह सकता है। और ये एक इंडिकेटर स्पेसीज होता है। इंडिकेटर स्पेसीज ऐसे स्पेसीज होते हैं जो कि अगर कोई चीज़ निगेटिवली चेंज हो रहा है तो उसको वो डिनोट करते दिखाते हैं कुछ अपने बिहेवियर के द्वारा या अपने एब्सेंट प्रेजेंस में। देखिए इसका प्रेजेंस जो है ये इंडिकेट करता है कि जो वेटलैंड सिस्टम है वो हेल्दी है, और फिश का अवेलेबिलिटी है, क्योंकि ये फिश को ही अपना फूड जो है यूज करते हैं। और जो मार्स सिस्टम है वो अनडिस्टर्ब है। आयुसियन की कैटेगरी में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है फिशिंग कैट को। साइन ऐप, ये रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। जो रेलवे में एम्प्लॉई हैं उनके लिए बेसिकली ये एक ग्रीवांस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट्स अगर उनके अगेंस्ट उनके साथ होता है तो वो इस ऐप में शिकायत करेंगे यहाँ पे, और उनके जो है ग्रीवेंस का रिड्रेसल होगा, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। गुलिस्तान पैलेस, ये ईरान में स्थित है, ईरान की कैपिटल तेहरान में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको रोज गार्डन पैलेस भी बोलते हैं। इसको सफाविद रूलर्स ने डेवलप किया था एज अ सीतादल। सीतादल आप जानते होंगे ना कि एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें सिटी का डेवलपमेंट कैसे था, सीतादल के ही रूप में था ना। एक ऊपर सोसाइटी थी, मतलब एक हायर प्लेटफॉर्म पे, एक लोअर प्लेटफॉर्म पे, इस टाइप का था। यहाँ पे गोल्स्टन एक अल्बन है, मतलब लाइब्रेरी टाइप। वहाँ पे 11 से 17 सेंचुरी जो है पेंटिंग्स, इस पीरियड से संबंधित पेंटिंग, कैलीग्राफी, एनग्रेविंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं ईरान है, ये आपका तेहरान है, यहीं पे आपका गुलिस्तान पैलेस है। ये कुछ ये देखिए, ये बंदर अब्बास, सिराज, कुवैत, मनामा, बहराइन, दोहा, अबू धाबी, गल्फ ऑफ ओमान। ऐसे आप अगर मैप देखा करिए तो इसमें चीज़ों को आप आसपास देख लिया करिए क्या क्या। जैसे अभी पूछ सकता है आपसे कि ईरान किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बगदाद, यानी बगदाद मीन्स इराक, टर्की, ठीक है। इस प्रकार आप अजरबैजान, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे हॉर्मुज जो जल संधि है स्टेट, जो अभी काफ़ी न्यूज में है, ये यहीं पे है। डार्क ऑक्सीजन, बेसिकली जो ओशियन है, ओशियन के बेस में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आप देखेंगे ना, ये जैसे कोयला नहीं होता रोक, ऐसे ऐसी टाइप का होता है। और ये बेसिकली ये मैग्नीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, और आपको कॉपर, लिथियम, ऐसे मेटेलिक ये नोड्यूल्स हैं। और जब मेटेलिक नोड्यूल्स हैं और इनका जो है क्या होता है, इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगी तो आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा। और जब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होगा, वाटर जो H2O है, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इसका क्या मिलेगा, H2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ये जो ऑक्सीजन है ना, जो समुद्र के बेस में मिल रहा है, जहाँ पे सनलाइट भी अवेलेबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पा रहा है, और इस प्रोसेस के तहत मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं डार्क ऑक्सीजन।
लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये 1982 में ये साइन किया गया। और ये बेसिकली गवर्न करता है कि जो मैरी टाइम बाउंड्रीज हैं उसको कैसे उन वहाँ पे गवर्नेंस की जाए और पीसफुल यूज ओशियन का प्रमोट किया जाए। तो डिफरेंट जो है जोन्स, जो हमारी मैरी टाइम होती है कोस्टल एरिया में, उसको डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है एज पर दिस कन्वेंशन। ये देखिए यहाँ से, ये आपका बेस लाइन है। बेस लाइन क्या, जैसे देखिए जब टाइड्स आता है, आपने पढ़ा होगा हाई टाइड एंड लो टाइड। जैसे ये आपका मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर ये क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है ना। तो अब अरेबियन सी थोड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। अब ये देखिए इसके कारण क्या हुआ, अब ये हाई टाइड आएगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ये मतलब हमारी टेरिटरी तक आप आता नहीं, एज्यूम कर लीजिए थोड़ा बहुत आता है ना। और लो टाइड आएगा तो यहाँ तक रहेगा। तो लो टाइड जो होता है, जहाँ तक वाटर पहुँचता है, उसी को बेसिकली डिमार्केट किया जाता है एज अ बेस लाइन। तो बेस लाइन से अगर आप लैंड की तरफ जाएंगे, इस एरिया को बोलेंगे इंटरनल वाटर। जो भी वाटर बेस लाइन के इधर प्रेजेंट रहेगा, ये हो गया आपका इंटरनल वाटर। अब अगर हम ये देखिए, पहले कन्वेंशन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ये जो कन्वेंशन है, ये मेनली पीस गवर्नेंस करता है, जो हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया। लेकिन जब वो कंट्री के बीच वार हो, युद्ध होने लगे, तो उस टाइम पे ये ट्रीटी उसको रेगुलेट नहीं करती कि आप कैसे यूज करोगे। उस टाइम पे लड़ाई हो रही है, तो उस टाइम पे सेनाएं एक दूसरे कंट्री की कहीं भी अटैक करें, उस टाइम पे ये ट्रीटी एक तरह से इफेक्ट में नहीं रहती। अमेरिका इस ट्रीटी का जो है पार्ट नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जो कांग्रेस है वहाँ पे इसको रेटिफाई नहीं किया है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग मैरी टाइम जो जोन है, उसको 5 जोन में क्लासीफाई किया गया है। एक इंटरनल वाटर हो गया, जो कि हमने बेस लाइन से आपके लैंड की तरफ है। यहाँ पे जो कंट्री होती है जिसका वो कोस्टल एरिया है, उसकी फुल सोवेनिटी होती है, जैसे कि लैंड पे वो अपनी सोवेनिटी यूज करती है। इसमें जैसे आपके बे, पोर्ट्स, रिवर्स, इनलेट्स, लेक्स जो कि सी से कनेक्टेड हैं, ये वाले रीजन इंक्लूड होते हैं। और दूसरा आपका जोन है टेरिटोरियल सी। ये टेरिटोरियल आप सी देखते सकते हैं ना, ये 12 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से आप टूवर्ड्स ओशियन जाएंगे 12 नॉटिकल माइल्स तक, उस वाले रीजन को बोलेंगे टेरिटोरियल सी। अब इसके फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे भी जो कोस्टल स्टेट है उसकी फुल सॉवरेनिटी होती है, और जुरिडिक्शन भी होता है ओवर वाटर, सी बेड, सब सॉइल, एयर स्पेस। यानी इसके ऊपर जो एयर स्पेस भी है, अगर वहाँ पे कोई फ्लाइट उड़ रही है, तो वहाँ पे भी कोस्टल जो कंट्री है उसका पूरा राइट है। लेकिन लेकिन आपको एक कैच है, जो इनोसेंट पैसेज होता है। इनोसेंट पैसेज मतलब कोई ऐसी शिप है जो कि रेगुलर कोई बिजनेस कर रही है, लेकिन वो उसमें आर्म ना हो, मतलब कोई हथियार ना हो, उस ट्रांजिट को जो है वहां से पास होने दिया जाएगा टेरिटोरियल सी वाले रीजन से। और फिर तीसरा है आपका कंटिगुअस जोन। ये कंटिगुअस जोन देख रहे हैं ना, ये टेरिटोरियल सी के बाद स्टार्ट होता है, 12 नॉटिकल माइल तक है। यानी ये टेरिटोरियल जो आपका सी है, और ये अगर ये बेस लाइन से देखेंगे तो 24 नॉटिकल माइल तक आपका कंटिगुअस जोन है। 24 माइल में बेसिकली है तो आपका ये 12 नॉटिकल माइल्स ही, लेकिन हम अगर बेस लाइन से बताएंगे तो बोलेंगे अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। देखिए ये लिखा ना, अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ये एक इंटरमीडिएटरी जोन है, किसके बीच, टेरिटोरियल सी और हाई सी। ये देखिए ये हाई सी है ना, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट जोन है। यहाँ पे जो कोस्टल कंट्री है वो प्रिवेंट कर सकती है, पनिश कर सकती है, अगर कोई फिजिकल, इमिग्रेशन, कस्टम, सैनिटरी लॉ का वायलेशन किया जाए तो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कोस्टल स्टेट है उसका जूरिसडिक्शन केवल लिमिटेड होगा सरफेस और सी बेड पे। एयर स्पेस पे कोई भी फ्लाइट आया जाए, उस पे कंटिगुअस जोन पे जो कोस्टल स्टेट है उसका अथॉरिटी नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये कंटिगुअस जोन वाले के बाद स्टार्ट होता है। अगर बेस लाइन से देखें तो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स है। और यहाँ पे कोस्टल स्टेट के पास ये राइट है कि वो एक्सप्लोर करे, एक्सप्लॉइट करे, कंजर्व करे
मैनेज करे लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो कि सी बेड और सब सॉइल में पाई जा रही हैं इस वाले रीजन में, जैसे रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज पेट्रोलियम रिजर्व ये सब पाए जाएंगे, तो इसका कोस्टल स्टेट के पास ये राइट है कि उसका ये एक्सप्लॉइटेशन करे, यूज करे। लेकिन यहाँ पे फुल सॉवरेनिटी नहीं होती जैसा कि टेरिटोरियल सी में आपने देखा, और यहाँ पे कोस्टल स्टेट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती नेविगेशन या ओवरफ्लाइट, यानी यहाँ पे फ्रीडम ऑफ सी अप्लाई, मतलब कोई भी कंट्री यहाँ पे यूज कर सकती है। हाई सी वाटर बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद वाला जो सी है उसको हाई सी बोलते हैं। अब हाई सी की बात करें तो यहाँ पे किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है, और ये कॉमन हेरिटेज है ऑफ ऑल मैनकाइंड। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ अलाउड हैं ये है कि पीसफुल और नेविगेशन यूज कर सकते हैं, रिसर्च करिए, अंडर सी एक्सप्लोरेशन करिए, और ये सभी स्टेट के लिए ओपन है, और यहाँ पे कोई भी अपनी सॉवरेनिटी क्लेम नहीं करेगा। चीता कंजर्वेशन, इंडिया में 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब बेसिकली चीता दो टाइप के होते हैं, एक एशियाटिक चीता, एक अफ्रीकन चीता। अगर एशियाटिक चीता की बात करेंगे ना तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं इन द आईयूसीएन लिस्ट, और जो अफ्रीकन चीता है ये आईयूसीएन की लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। एशियाटिक चीता आपको केवल और केवल ईरान में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और लेकिन इंडिया में जो है चीता का अब रीइंट्रोडक्शन हो रहा है, आपने सुना होगा प्रोजेक्ट चीता जो कि 2022 में लॉन्च हुआ, लेकिन इसके तहत इंडिया में अफ्रीकन चीता का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जैसे नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना, इन दो देशों से तो आ चुके हैं, अभी बोट्सवाना से आपका चीता आना बाकी है, तो ये चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये आपने ट्रेड्स का अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने बहुत सुना होगा। बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं, जैसे ये आपका क्या है, ये एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ये कोई कंपनी है, ठीक है, और ये कोई बड़ी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड मान लीजिए, ठीक है, और ये हम आप हैं या कोई बायर है। अब यहाँ से मान लीजिए इस कंपनी ने, एमएसएमई ने इस बायर को कुछ बेचा, मान लीजिए 100 करोड़ का, तो बायर जो है ऐसा जरूरी तो है नहीं कि तुरंत पैसा दे देगा, ये एमएसएमई बिल इशू करेगा, ठीक है, 100 करोड़ का, तो ये पैसा तो अब ये बायर हो सकता है कि बोले कि हम आपको 1 महीने के बाद पैसे देंगे। अब जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होती है, छोटी कंपनियां हैं, इनको तो मतलब पैसे मिलेंगे तभी अपने आप को जो है ग्रोथ में, प्रोडक्शन में हिस्सेदारी कर पाएंगी। तो ये क्या करेगा, ये इस 100 करोड़ बिल को ये एबीसी लिमिटेड जो कि एक कमर्शियल कंपनी हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर हो सकता है, ये बिल का राइट इसको दे देगा कि भाई ये ले लो, 100 करोड़ का बिल है, आप मुझे जो है 99 करोड़ ही दे दो, और 1 महीने बाद आप इस बंदे से, बायर से जो कि मान लीजिए पी है, इससे आप ले लेना 100 करोड़, 1 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये पूरा है सिस्टम है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एमएसएमई ने 100 करोड़ के बिल पे केवल 99 करोड़ पाया ना, एग्जाम्पल था, तो इसलिए 1 करोड़ का डिस्काउंट दिया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। और ये इंश्योर करता है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उनको अर्ली पेमेंट्स मिल जाए, और इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पूरे सिस्टम को। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ, और ये विथ इफेक्ट में आया 1989 में, और इसके तहत जो वोटिंग एज थी इंडिया में 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर कर दी गई। लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप असम में स्थित है। आर्टिकल 300A जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ऐड किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब आई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इस फंडामेंटल राइट को रिमूव करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। कोले वेटलैंड्स, ये केरल में स्थित है, जिसका मतलब होता है बम्पर यील्ड और क्रॉप, और ये एक रामसार कन्वेंशन साइट भी है। ग्लोबल क्रूड ऑयल रिजर्व, अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल है, सऊदी अरेबिया में 267, ईरान के पास जो क्रूड ऑयल है ना वो प्रीमियम क्वालिटी का है, और यहाँ पे 209 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल है। कनाडा में 171, इराक में
145 बिलियन। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 40 से 50 बिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल है। इसीलिए देख रहे हैं ना कि कितना युद्ध हो रहा है। अभी वेनेजुएला से हुआ, क्योंकि वेनेजुएला सब क्रूड ऑयल का खेल है। आपको बताना है कि इंडिया में क्रूड ऑयल का रिजर्व कितना है। कुछ मेटल्स और उनके ओर, जैसे कॉपर का जो ओर है, अजूराइट, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, क्यूपराइट, पाइराइट। कैल्शियम के ओर है कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, जिप्सम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। और फास्फोराइट ये और है कैल्शियम के। कोबाल्ट का और है स्मेल्टाइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायोस्पोर, कोरुंडम। सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोराक्स। गोल्ड का सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट। सिल्वर का नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन। जिंक, जिंक ब्लेड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन, जिंसाइट, स्फेलेराइट। निकल का मिलेराइट। पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। बैरियम, जिसको बैरिट्स भी बोलते हैं, इसका बैराइट है। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट। मरकरी, सिन्नाबार। मैग्नीज, पायरोलुसाइट। आयरन, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, साइडेराइट, चाल्कोपायराइट। लेड का गैलेना। और आप टाइटेनियम का आपको बताना है, टाइटेनियम का क्या है, रूटाइल है। एक और होता है उसको आपको बताना है, मैं ही बता देता हूँ, इल्मेनाइट। ठीक है, ये है टाइटेनियम के ओर। माउंटेन, जो माउंट एकानकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है इन साउथ अमेरिका, ये एशिया के बाहर सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये एक फोल्ड माउंटेन है जो सेडिमेंटे और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। अगर हम कंटिनेंट वाइज बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट देनाली, जो कि रॉकीज माउंटेन पीक पे स्थित है इन अलास्का वाले प्रोविंस में। यूरोप में माउंट एल्ब्रस। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। माउंट विंसन मैसिव, ये अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है। माउंट कोशिएस्को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है। अब माउंट एवरेस्ट, ये एशिया कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक है। तो ये देखिए इसका कंटेंट यही आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना के बीच स्थित है और ये हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। माउंट एकानकागुआ साउथ अमेरिका, जो कि अर्जेंटीना वाले कंट्री में स्थित है और ये हाईएस्ट पीक है माउंटेन पीक की आउटसाइड एशिया। माउंट देनाली नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, अलास्का वाले प्रोविंस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्ब्रस यूरोप में स्थित है और ये रसिया में स्थित है। अब यूरोप में तो ऐसा है नहीं, यूरोप में कुछ टेरिटरी है जो कि रसिया में है, रसिया की है, तो उस वाले रीजन में ये स्थित है। माउंट विंसन मैसिव, ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है और इसको विंसन मैसिव भी बोलते हैं। माउंट कोशियस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक है। ताशकंद अग्रीमेंट, ये 10 जनवरी 1966 को साइन किया गया था, जब 1965 में इंडिया से पाकिस्तान का वार हुआ था उसके बाद। और ये ताशकंद एक प्लेस है उज्बेकिस्तान पे, वहाँ पे इस ट्रीटी को साइन किया गया और जो सिग्नेटरी थे ये लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान थे। और सोवियत यूनियन ने इस ट्रीटी को बेसिकली मीडिएट किया था और उस समय सोवियत जो लीडर थे अलेक्सी कोशिगिन थे। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपका ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये उज्बेकिस्तान में जो प्लेस है ताशकंद, वहाँ पे इस ट्रीटी को साइन किया गया था। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए साइंटिस्ट बेसिकली जो डीएनए होता है, अगर मान लीजिए किसी को कुछ जेनेटिक डिसीज है, मतलब ठीक है, और पर्सनलाइज मेडिसिन, क्योंकि हर आदमी को अलग अलग दवा सूट करती है, और एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब फील्डों में ना इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ताकि अगर बच्चे में कोई डिसीज की प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको क्योर किया जा सके, किसी को पर्सनलाइज मेडिसिन दिया जा सके, एग्रीकल्चर में को प्रमोट किया जा सके, रिसर्च किया जा सके। ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है।
आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, दैट्स इट, जिसके द्वारा जीन को, डीएनए जो होता है उसके सीक्वेंस को मॉडिफाई किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट लॉज हैं इंडिया में, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था ना 2 से 3 दिसंबर 1984 रात में, तो उसके कारण इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स एक्ट 2010 में। तो दोस्तों ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपको इन सब चीज़ों को याद भी रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लानिंग की 5 ईयर प्लान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे हम। कल मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो भी अगर कमियां लग रही हैं तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस पर काम करूं और उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए, आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।